अरे बेटा स्टार्ट करते हैं अपन एनिमल किंगडम। और ये हमारे नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से अपने एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। चलो आ जाओ, कहानी शुरू करते हैं अपन एनिमल किंगडम की। ध्यान से देखो, एनिमल किंगडम जब अपन पढ़ाई करेंगे इसमें सबसे पहला अपना होगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे चैप्टर का, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो चैप्टर आपका बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद सिर्फ सारे के सारे फाइलम के अपने बचेंगे उनके स्पेशल करेक्टर। क्योंकि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आने का मतलब आधा चैप्टर अपना पूरा वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। और एनिमल किंगडम में पहले से बता दूं, इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। इसमें एग्जाम्पल मेमोराइज करके रखना बहुत ही मुश्किल होता है। अपन आज तो मेमोराइज करते हैं लेकिन कल भूल जाते हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर समय लर्न रहे, आपको कोशिश यही रहेगी मेरी। बस आप साथ में हमारे साथ देना पड़ेगा। जब भी मैं आपको रिवाइज करके बोलूं, रिवाइज करके बोलना शुरू करो साथ में, आप हमेशा साथ में बोलोगे। क्योंकि इस चैप्टर का और कोई तरीका नहीं है बेटा, बहुत ही डेड चैप्टर है, लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा। चलो आजा स्टार्ट करते हैं बेटा एनिमल किंगडम में। और सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से पहले एनिमल किंगडम में क्लास एनिमेलिया का कुछ आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पहले हमारे यहां 2 किंगडम सिस्टम चलता था, और 2 किंगडम सिस्टम जब हमारा चलता था तो उसमें 2 ही किंगडम हुआ करते थे, एक प्लांट और एक एनिमल हुआ करते थे। याद आ रहा है? तो 2 किंगडम सिस्टम चलता तो था, लेकिन ये 2 किंगडम सिस्टम हमारे यहां साइंटिफिकली पूरी तरह से प्रूफ नहीं था। तो बाद में बनाया गया हमारा 3 किंगडम सिस्टम। तो जब 3 किंगडम सिस्टम बनाया गया था तो एक चीज बता दो, उसमें क्या अलग किया गया था 2 किंगडम सिस्टम से? भाई मोनेरा को अलग कर लिया गया था ना। कि हमारे साइंटिस्टों का कहना था कि जितने भी प्रोकैरियोटिक एनिमल हैं इनको निकाल के एक फाइलम बना दो, और इसके अलावा जितने भी यूकैरियोटिक एनिमल हैं इनको निकाल के एक फाइलम बना दो। यही तो बनाया गया था। तो जब प्रोकैरियोटिक की बात की गई थी बेटा, तो प्रोकैरियोटिक में हमारा कौन आया था किंगडम? मोरेरा किंगडम आया था। लेकिन फिर भी लोगों को बेटा सुकून नहीं मिला हुआ था, क्योंकि अभी भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक तो अलग हो गए थे, लेकिन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग नहीं किया गया था। उसके बाद यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के कैरेक्टर को देखते हुए हमारा 3 किंगडम सिस्टम से कौन सा किंगडम सिस्टम बना? 4 किंगडम सिस्टम। और 4 किंगडम सिस्टम जब बना था तो हमारा उसमें आया बेटा मोनेरा आया, प्रोटिस्टा आया, और प्लांटी और एनिमेलिया हमारे पहले से हुआ करते थे। क्लियर? बाद में यह देखा गया कि हमारे जो प्लांट्स के मेंबर हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? किंगडम प्लांटी के मेंबर सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन उसमें कुछ मेंबर ऐसे भी थे जो कि खुद फूड नहीं बना पाते थे, फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट थे, जिनको अपन हेट्रोट्रॉपिक नाम देते थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन अपना 4 किंगडम से कौन सा सिस्टम बना? अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसमें क्या किया गया बेटा? प्लांटी से फंजाई को अलग कर दिया गया था। क्लियर? तो यहां से बना हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था आर.एच. विटेकर। और ये पूरा का पूरा कांड अपना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। याद आ रहा है ना? ये सब आप पढ़ के आए हो। तो जब अपना 5 किंगडम सिस्टम बना था बेटा, तो उस समय एनिमल किंगडम तो हमारे शुरू से अलग हुआ करते थे। तो लेकिन जब 5 किंगडम सिस्टम आ गया तो अपना पता चल गया कि हमारी पूरी तरह से 5 किंगडम सिस्टम साइंटिफिकली प्रूफ हो चुकी है। तो उसमें जो एनिमल किंगडम बना, अब एक चीज बता दो, एनिमल किंगडम की अगर बात करोगे तो किंगडम एनिमेलिया के जितने भी मेंबर होते हैं इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है बेटा? एब्सेंट होता है। क्या किसी भी एनिमल में आपने देखा है कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है? नहीं, एनिमल में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे आपने प्रोटिस्टा पढ़ा होगा, यूग्लिना पढ़े हो, बोलो यार, यूग्लिना में एक चीज बताओ, सेल वॉल होता है या नहीं होता है? नहीं सर, इतने डीप में कभी गए नहीं। होता है? नहीं होता? अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। कौन कह रहा है नहीं होता? नहीं होता वाले पहले हाथ उठाएंगे। देखो यार, मेरी क्लास में किसी एक में करेक्टर बनाना, या तो होता है या तो नहीं होता। बीच वाले फिर तालियां बजाते हैं मोहल्ले में। ठीक है, चलो कितने कहने से सेलवाल होता है? मालूम नहीं सर। कितने कह रहे नहीं होता है? ऐसे का मतलब सर थोड़ा थोड़ा हम कंफर्म है। भैया एक चीज बता दो, अच्छा एक चीज बता दो, यूग्लिना के मेंबर फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक?
फोटोसिंथेटिक। तो अगर उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता तो आधे से ज्यादा साइंटिस्टों की कैरियर क्यों खराब होती? वो तो ना तो प्लांट में थे ना तो एनिमल थे। इसी के वजह से बेटा कई साइंटिस्टों की किस्मत बर्बाद होती चली गई। कुछ ने कहा प्लांटी के मेंबर हैं, तो साइंटिस्टों ने पूछ लिया बताओ इसके अंदर सेल वॉल कहां प्रेजेंट है। कुछ ने कहा एनिमल के मेंबर है, तो कहे ठीक है एनिमल के मेंबर ऑटोट्रॉपिक कब से हो गए? क्योंकि यूग्लिना के जो मेंबर होते हैं सेल वॉल कैसा होता है बेटा? एब्सेंट होता है, लेकिन क्या करते हैं ये सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसीलिए बेटा ना तो इनको एनिमल में रखा गया ना तो प्लांट में रखा गया, उठा के किस में रख दिया गया? किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। क्लियर है? तो वहां पे सेल वॉल एब्सेंट होता है और हमारे अंदर भी सेल वॉल कैसा होता है बेटा? एब्सेंट होता है। अब सेल वॉल एब्सेंट होने के साथ साथ अपन कैसे होते हैं बेटा? ऑटोट्रोपिक या हेट्रोट्रोपिक होते हैं? हेट्रोट्रोपिक होते हैं। एक चीज बता दो, मल्टी सेलर होते हैं, यूनिसेलर होते हैं? मल्टी सेलर होते हैं। अब एक चीज बता दो, मल्टी सेलर प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक होते हैं बेटा? यूकैरियोटिक होते हैं। ये सारे के सारे कैरेक्टर किसके होते हैं बेटा? एनिमल किंगडम के होते हैं। क्लियर? मल्टीसेलर, हेट्रोट्रोपिक, यूकैरियोटिक, सेल वॉल का एब्सेंट होना यह किसका कैरेक्टर होता है? हमारे एनिमल्स का कैरेक्टर होता है। क्लियर? अच्छा एक चीज बता दो, अपन फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं बेटा? प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, कोई डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है या कोई इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, लेकिन अपन हमेशा फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट पे। इसीलिए अपन किंगडम एनिमेलिया को क्या नाम दिए बेटा? हेट्रोट्रोपिक एनिमल नाम दिए। क्लियर? जितने भी एनिमल किंगडम के मेंबर होते हैं, एक चीज बता दो, जो फूड स्टोर करते हैं बेटा किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? बोलो। सेलुलोज के फॉर्म में? ऐसे है नहीं, सेलुलोज के फॉर्म में, एनिमल में? बात बनी नहीं। हाँ बोलो, किस फॉर्म में? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। हाँ वेरी गुड। और एक चीज तो हो गया ग्लाइकोजन, और बताओ सर? सब बढ़िया, आप बताओ। राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। हमारी बॉडी में जो फूड स्टोर होता है बेटा दो ही फॉर्म में स्टोर होता है, फैट के फॉर्म में और ग्लाइकोजन के फॉर्म में। याद करो जब आपने लीवर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मेन सेंटर कौन होता है? हमारा लीवर होता है। अरे बोलो यार, ये सब तो पढ़ चुके होगे ना कि जब अपन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं प्रोसेस कौन सी होती है? ग्लाइकोजेनेसिस। नहीं पढ़ के आए हो? पढ़ी हो? आवाज तो नहीं निकल रही है। क्या हुआ? पढ़े थे तो डरे सहमे क्यों देख रहे हो? तुम्हारे सामने भूत खड़ा है? वो कह रहा हाँ हम भी जूलॉजी के मास्टर है बेटा। ठीक है, सुनो, ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस नाम देते हैं। लेकिन जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, अपन एक्सेस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को क्या नाम दिए थे? ग्लाइकोजेनोलाइसिस नाम दिए थे। फिर भी अगर ग्लूकोज की डिमांड बॉडी में पूरी नहीं हो पाती है तो बॉडी में प्रेजेंट फैटी एसिड या अमाइनो एसिड से न्यू ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या नाम दिए थे बेटा? ग्लूकोनियोजेनेसिस नाम दिए थे। फिर भी ग्लूकोज की डिमांड पूरी नहीं हो पाई तो हम क्या करते हैं बेटा? बॉडी में प्रेजेंट लैक्टिक एसिड से नया ग्लाइकोजन बनाते हैं, जिसको आप क्या नाम देते हो? ग्लाइकोनियोजेनेसिस नाम देते हैं। बाद में उस ग्लाइकोजन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्लियर? तो ये सारे फॉर्म अपनी बॉडी में होते हैं बेटा। तो जितने भी एनिमल के मेंबर होते हैं फैट और ग्लाइकोजन के फूड फॉर्म में अपनी बॉडी में क्या स्टोर करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। क्लियर? हमारे अंदर बेटा जो न्यूट्रिशन होता है एनिमल के अंदर, यह न्यूट्रिशन कैसा होता है बेटा? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। कैसा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब जब आप फंजाई पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आया होगा कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसका मतलब कि पहले इंजेशन होता है, बाद में क्या होता है? डाइजेशन। और कुछ एनिमल में क्या होता है बेटा? सेप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोफिटिक का मतलब पहले डाइजेशन होता है, बाद में क्या होता है? इंजेशन। लेकिन हमारे अंदर पहले इंजेशन होगा, बाद में क्या होगा? डाइजेशन होता है। क्लियर? ये तो थोड़ा सा कॉमन कैरेक्टर की बात थी अपने एनिमल किंगडम की। आ जाओ, चलते हैं बेटा अपन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे। देखो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब जो हमारे एनिमल किंगडम के जितने भी मेंबर हैं इनको अलग अलग फाइलम में रखा गया, तो किस बेस पे रखा गया, इसी बेसिस की अगर आपको नॉलेज हो गई तो आधे से ज्यादा एनिमल किंगडम अपने कंप्लीट हो जाएंगे। आ जाओ, जब आप किंगडम एनिमेलिया की बात करते हो बेटा या एनिमल्स की बात करते हो तो कितने फाइलम होते हैं टोटल? फटाफट नाम बता सकते हो क्या? बोलो। फाइलम पोरीफेरा आएगा, फिर उसके बाद सेलेंट्रेटा आएगा, सेलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा आएगा,
टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद क्या आएंगे बेटा, एस्केल्मिन्थेस आएगा, और एस्केल्मिन्थेस के बाद एनेलिडा आएगा, एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा आएगा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद है हेमिकार्डेटा के बाद कार्डेटा, एस्केल्मिन्थेस के बाद एनेलिडा, एनेलिडा के बाद क्या आएगा अपना आर्थ्रोपोडा, फिर आएगा अपना मोलस्का, फिर आएगा अपना इकाइनोडर्मेटा, फिर आएगा अपना इकाइनोडर्मेटा के बाद है हेमिकॉर्डेटा, और फिर क्या आएगा अपना कॉर्डेटा। ये पूरा का पूरा फाइलम बेटा सीरियल अरेंजमेंट में याद रखना। अब देखो एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, सर ऐसा इसमें क्या चमत्कार है जो इसको हम सीरियली अरेंज करके याद रखें। देखो अगर ये सीरियली अरेंज करके आप रखोगे पूरा याद 11 फाइलम, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर एक आपको याद आ गया, उसके आगे का आप खुद बनाते चले जाओगे तब। क्योंकि क्या होता है एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी होता है अपने को टॉपिक याद नहीं रहता पूरा का पूरा, लेकिन जब हम ऑप्शन देखते हैं तो कुछ चीजें अपने आप बनना शुरू हो जाती हैं। इसलिए ये 11 फाइलम अगर आपको लर्न है अच्छे से, तो ये समझ लेना आधी से ज्यादा आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की जब आप बात करेंगे तो उसमें पहला हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या आएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बेटा जितने भी हमारे एनिमल किंगडम के मेंबर हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन से एक चीज है कि कुछ एनिमल होते हैं जो सिर्फ सेल से मिलके बने होते हैं, कुछ जो होते हैं बेटा टिश्यू से मिलके बने होते हैं, कुछ ऑर्गन से मिलके बने होते हैं, कुछ किससे मिलके बने होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? एक चीज बता दो, हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल होती है। इसीलिए सेल को क्या नाम देते हो बेटा, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या किल नाम देते हो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि हमारी बॉडी की जो बनावट है बेटा पूरी की पूरी किससे अपन मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। तो सेल है तो लाइफ है। एक चीज बता दो, और कई सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनता है अपना, टिश्यू बनता है। अरे भाई टिश्यू चैप्टर में तो यही तो बने हो गए ना, सेल आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म, हमारे क्या बनते हैं बेटा, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? और कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है हमारा, ऑर्गन बनता है। कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। यही तो आप पढ़े हो ना। आ जाओ वही कहानी अपन फिर से दोहराएंगे बेटा। चलो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा आएगा बेटा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जिनके अंदर पूरी की पूरी बॉडी कैसे होनी चाहिए बेटा, सेल्स के फॉर्म में अरेंज होनी चाहिए। तो यहां पे सेल्स जो होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं। आ जाओ इसके मतलब समझते हैं बेटा। देखो सेल्स आर प्रेजेंट इन ए लूज एग्रीगेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सेल्स। ध्यान से देखो, जब आपने टिश्यू पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा टिश्यू कि सर जब टिश्यू का फॉर्मेशन होता है तो जो सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले हमारे टिश्यू सेल होते हैं ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, हमारे टिश्यू बनाते हैं। याद करो आपने टिश्यू में यही बना होगा ना कि जिनका सेम स्ट्रक्चर हो, सेल का सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, सेम ओरिजिन हो, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। लेकिन अगर ये सेम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सब अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, इनके सेल्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या ये टिश्यू का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्या कभी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? आप ऐसे समझने की कोशिश करो, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं बेटा, ये लो हमने कहा एक सेल्स है जो इसने कहा हम डाइजेशन करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, चलो तुम डाइजेशन कर रहे हो, करो, मुबारक हो। एक और सेल है, इसने कहा हम रिस्पायरेशन करेंगे, वेरी गुड, तुम भी अपना फंक्शन परफॉर्म करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और सेल्स है जिसने कहा हम एक्सक्रीशन करेंगे। अब एक चीज बताओ, तीनों सेल का फंक्शन सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। और हमने कहा तीनों सेल का स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। एक चीज बताओ, क्या इन तीनों सेल के बीच में कोई आपस में कोऑर्डिनेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जैसे आप 3 से 4 फ्रेंड एक रेस्टोरेंट में जाएं, है ना, एक कहे हम पाव भाजी खाएंगे,
एक कहे नहीं यार हम क्या करेंगे, गोलगप्पे खाएंगे, एक कहेगा नहीं मिठाई खाएंगे, एक कहेगा नहीं यार हम दाल चावल खा के चले जाएंगे। क्या एक चीज बता दो, क्या सबका आपस में कोऑर्डिनेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या सारे लोग मिलके एक ऑर्डर दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सबके आपस में विचार ही नहीं मैच कर पा रहे हैं बेटा। और जब तक हमारे आपस में विचार नहीं हो मैच कर पाएंगे, अपन एक नहीं हो सकते हैं। क्लियर? जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड देख लो रे, जब तक दोनों तरफ से सहमति नहीं होगी कुछ होने वाला है नहीं। जब तुम एक बड़ा एक्सपीरियंस है तुमको, यस सर। सर अभी तक कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाया, क्या चाहिए लाइफ में? कितनी उम्र है तुम्हारी? हैं? 19 सर, बहुत हो गई, इतने में सब कुछ देख लेना चाहिए था तुमको। चलो सर देख भी लिया, अब आपको बता नहीं सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, चल मारो। देखो यहां पे जितने भी सेल हैं बेटा, सारे के सारे सेल्स पास पास ना होके कैसे प्रेजेंट है? डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, दूर दूर प्रेजेंट है। सेल्स में आपस में बेटा कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट नहीं है, इसी को आप क्या नाम देते हो? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स जो होंगे बेटा अरेंज होंगे लूज एग्रीगेट में, आपस में अटैच नहीं हो पाएंगे, इसलिए टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक खासियत होगी बेटा सेल्स में, यहां पे लेबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट होगा। अब ये लेबर ऑफ डिवीजन का मतलब क्या होता है? आ जाओ समझते हैं। लेवल ऑफ डिवीजन प्रेजेंट होने का मतलब होता है हमारे जितने भी यहां पे सेल प्रेजेंट होंगे, सबके पास अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करने की कैपेसिटी प्रेजेंट होगी। क्लियर? जैसे यहां पे एक सेल प्रेजेंट है, ये डाइजेशन कर रहा है, ये तो इसकी खुद की अपनी कैपेसिटी है ना। यहां पे एक सेल प्रेजेंट है, खुद का रिस्पिरेशन कर रहा है, इसके अंदर अपने में तो आपस में वर्क करने की कैपेसिटी प्रेजेंट है ना। जब भी कोई सेल में फंक्शन करने की कैपेसिटी प्रेजेंट हो, इसी को नाम देते हो बेटा लेवर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट होगा। सेल दूर दूर भले ही है, लेकिन ये सभी के सभी अपना अपना फंक्शन कर सकते हैं। और एक चीज बताओ, अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होने वाले सेल फंक्शन कर रहे हैं, तो एनिमल सर्वाइव करेगा या नहीं सर्वाइव करेगा? करेगा, 100% सर्वाइव करेगा। क्लियर? आ जाओ, ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से एनिमल में देखने को मिलता है बेटा? एग्जांपल बता सकते हो क्या? बोलो किस में देखने को मिलता है? पोरीफेरा में देखने को मिलता है। राइट? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से फाइलम में देखने को मिलेगा? पोरीफेरा में देखने को मिलेगा। सर एक चीज तो क्लियर हो गया, अगर फाइलम पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन आया, तो इसके बाद वालों में क्या आने वाला है? अब टिश्यू आने वाला है। क्लियर है? क्योंकि ध्यान से देखो, सीरियल अरेंजमेंट का ये फायदा मिलेगा बेटा आपको कि सर अगर पोरीफेरा में अपना सेलुलर लेवल आ गया, एक चीज तो क्लियर हो गया, चाहे सिर्फ सेलेंट्रेटा में टिश्यू आए, लेकिन सेलेंट्रेटा में टिश्यू आएगा। क्लियर है? आ जाओ, नेक्स्ट अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा आएगा बेटा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलो ध्यान से देखो बेटा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कोई बताना चाहेगा डेफिनेशन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की? जो हमारे सेल सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट होके क्या बनाएंगे बेटा? टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। यही तो पढ़े हो ना? नहीं पढ़ के आए हो? पक्का? एक तुमको शर्त दे, तुम बताओगे? हमने कहा कि जो सेम फंक्शन परफॉर्म करे वो टिश्यू बनाएगा। पक्की बात? यही होता है ना कि सेम फंक्शन परफॉर्म करे टिश्यू बनाएगा। स्ट्रक्चर में कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलो आपने कहा सेम फंक्शन सेम स्ट्रक्चर, पक्की बात? ओरिजिन कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी टिश्यू बनेगा। क्या जरूरी है ओरिजिन सेम हो? बोलो, क्या जरूरी है कि ओरिजिन सेम हो? टिश्यू चैप्टर पढ़ के आए हो आप, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं। क्या जरूरी है ओरिजिन सेम होनी चाहिए? बोलो यार, क्या जरूरी है फंक्शन सेम होना चाहिए? क्या जरूरी है स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए? क्या जरूरी है ओरिजिन सेम होनी चाहिए? पक्का? यानी तीनों कंपलसरी कैरेक्टर हैं? गलत। जाओ प्रूफ कर देंगे बेटा, गलत है। यह कंपलसरी है कि ओरिजिन सेम होना चाहिए। ओरिजिन सेम नहीं होगा तो टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर सेम हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, फंक्शन सेम हो इसकी कोई गारंटी नहीं। एग्जांपल ले लो, आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है? बोलो,
पढ़े हो ना, कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन कैसी होती है? बोलो, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है? अरे बोलो यार। अच्छा, ब्लड पढ़े हो? ब्लड कौन सी टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है ना। ब्लड में कितने टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा बता दो तो बेटा। दो टाइप, कौन कौन से? वाह, व्हाट्स अ डिफरेंट थिंग, ये कौन बोला यार? अब ये तो डब्ल्यूबीसी बता रहा है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। तीन सेल होते हैं, कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। पक्की बात? चलो, आपने बताया बेटा, हमने नहीं बताया। ये तीनों के तीनों ब्लड के सेल हैं। और ब्लड कौन सी टिश्यू है अपनी? कनेक्टिव टिश्यू। ओरिजिन कैसी है? मीजोडर्मल। इन सभी की ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। एक चीज बता दो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनता कहां है हमारी बॉडी में? बोन मैरो में। वेरी गुड। तीनों के तीनों का फॉर्मेशन कहां होता है? बोन मैरो में। सर एक चीज तो क्लियर हो गई, ओरिजिन कंपल्सरी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तो टिश्यू बनेगा, वरना टिश्यू नहीं बनेगा। आपने कहा सर स्ट्रक्चर और फंक्शन भी सेम होना चाहिए। आरबीसी का शेप बोलो, बाइकॉनकेव होता है। डब्ल्यूबीसी का शेप बोलो, अमीबॉइड या इर्रेगुलर होता है। प्लेटलेट्स डिस्क लाइक होता है। क्लियर है ना? तीनों का क्या फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। फंक्शन बोल दो। आरबीसी का क्या काम होता है? गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना। डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है बेटा? बॉडी में डिफेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? ब्लड की क्लॉटिंग कराना। तीनों का फंक्शन कहां सेम है? क्या तीनों का फंक्शन सेम है? क्या तीनों का स्ट्रक्चर सेम है? नहीं। क्या सेम है? ओरिजिन सेम है। एक टिश्यू बनाने के लिए सेल का स्ट्रक्चर सेम हो या ना सेम हो, इससे कोई फर्क अपने को नहीं पड़ता है। सेल का फंक्शन सेम है तो ठीक है, और नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ क्या सेम होनी चाहिए बेटा? ओरिजिन सेम होनी चाहिए। जिस भी सेल की ओरिजिन सेम है वो टिश्यू बना सकते हैं। क्लियर? बेसिक डेफिनेशन मुझे भी पता है बेटा। सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, ये तो हम भी जान रहे हैं। स्पेसिफिक फंक्शन लिखा है उसने, सेम फंक्शन नहीं लिखा है बेटा। स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब सारे के सारे सेल का फंक्शन अलग अलग भी हो सकता है। स्पेसिफिक का मतलब तो यही होता है ना भाई। एक चीज बता दो, एक पर्सन अपने आप में स्पेसिफिक हो सकता है, क्या दो पर्सन एक के साथ स्पेसिफिक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते बेटा। अरे आपका डीएनए अलग है, आपका जीनोम अलग है, कभी नहीं हो सकता। क्लियर? चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, इसको समझते हैं बेटा। टिश्यू क्या होता है? सीधा सीधा जो सेल हमारे स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर सेम हो या ना हो, फंक्शन सेम हो ना हो, ओरिजिन सेम है, तो ये सभी मिलके क्या बनाएंगे बेटा? टिश्यू बनाएंगे। तो इसके लिए हमारी एनसीईआरटी लिखती है बेटा, सेल्स आर ग्रुप टुगेदर। ये आपस में ग्रुप करते हैं तो क्या बनते हैं बेटा? टिश्यू बनाते हैं। राइट? और एक चीज बता दो बेटा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलता है? कहां कहां पे? एक देखने को मिलेगा सिलेंट्रेटा में, और एक देखने को मिलेगा आपको टीनोफोरा में। इन दोनों में कैसा होता है बेटा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ध्यान से देखो, सीरियल में तुमको याद करने का क्या फायदा हुआ? सर सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में अगर आ गया हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक चीज तो क्लियर हो गई, प्लेटिहेल्मिन्थेस कैसा होगा? अब ऑर्गन लेवल होगा। सर ऑर्गन लेवल कहां तक होगा ये तो नहीं पता है, लेकिन ये तो क्लियर हो गया प्लेटिहेल्मिन्थेस कैसा होने वाला है? ऑर्गन लेवल होने वाला है। क्लियर है? चलो आ जाओ बेटा, नेक्स्ट अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा आएगा? अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चल भाई, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब इसकी डेफिनेशन बताओगे? बोलो। टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। सीधा सीधा जो हमारे सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले टिश्यू हैं वो ग्रुप करेंगे तो क्या बनेगा? अपना ऑर्गन बनेगा। और एक चीज बता दो बेटा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां प्रेजेंट होता है? बोलो यार। प्लेटिहेल्मिन्थेस में। टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर तो क्या बनाएंगे बेटा? ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। और ऐसा कहां देखने को मिलता है? प्लेटिहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है। चलो
अब अगर प्लेटिहेल्मिन्थेस में आ गया तो एक चीज बता दो, अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बचा कौन सा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर अब तो क्लियर हो गया कि ऑर्गन सिस्टम कहां प्रेजेंट होगा। एस्केलमेंथेस से लेकर कॉर्डेटा तक के जितने भी मेंबर होंगे सब में क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल। मैंने बताया ना सीरियल अरेंजमेंट का आपको बहुत फायदा होगा इसमें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके बाद क्या आएगा बेटा हमारा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में प्रेजेंट होता है बेटा? बोलो। एस्केलमेंथेस से लेकर कॉर्डेटा तक। कॉर्डेटा पढ़ो या चोरडेटा पढ़ो, आपकी मर्जी है ना भाई। इंग्लिश है, एज यू विश, आप जो पढ़ना चाहो। सुनो देखो, एस्केलमेंथेस से कॉर्डेटा तक के जितने भी मेंबर होते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। अब आप अपने एनसीईआरटी में जब खोलोगे बेटा एनसीईआरटी, जहां पे एनिमल किंगडम खत्म होगी वहीं पे एक चार्ट दिया गया है, पूरा एनिमल किंगडम जहां खत्म होगा वहां हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि प्लेटिहेल्मिन्थेस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। अब ऐसा हमारी एनसीईआरटी क्यों लिखती है? उसका एक रीजन है बेटा। वहां ऑर्गन सिस्टम लिखने का एक ही रीजन है, क्योंकि प्लेटिहेल्मिन्थेस के कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जहां पे ऑर्गन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, या ऑर्गन के डेवलपमेंट के बाद ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, अगर आपसे एग्जामिनर नीट में पूछेगा, ठीक है, तो हो सकता है आपको एग्जाम में जब पूछे कि प्लेटिहेल्मिन्थेस में कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपको पहला ऑप्शन मिले ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर बोल दे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या बोल दे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? ऐसे केसेस में आपका ऑप्शन क्या होगा बेटा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है एग्जामिनर आपको यहां लिख दे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां लिख दे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है यहां लिख दे बेटा बोथ ए एंड बी। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बोथ ए एंड बी हो जाएगा। हो सकता है एग्जामिनर आपको ऑर्गन लेवल लिख के दे ही ना, तब क्या आंसर जाएगा? ऑर्गन सिस्टम लिख के देगा। क्लियर है? देखो हमने बता दिया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अगर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों है, कहीं पे बोथ का ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा? ऑर्गन लेवल। और अगर दोनों देके एक बोथ ऑप्शन दिया है तो क्या होगा? बोथ होगा। हो सकता है कहीं पे ऑर्गन ही ना दे, तब आंसर किस पे जाएगा? ऑर्गन सिस्टम पे जाएगा। क्लियर? चल भाई, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से अपनी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आता है बेटा सेकेंड पॉइंट, जिसको अपन क्या पढ़ेंगे अब? सिमेट्री। चलो सिमेट्री क्या होती है, आ जाओ इस बात को समझते हैं। कभी जिंदगी में किसी एनिमल को कट किए हो? काटे हो? नहीं काटे हो? जिंदगी बेकार है रे तुम लोगों की। मच्छर देखे हो? मच्छर तुमको काटता है? नहीं काटता? तो तुम उसको नहीं काटे आज तक? मारते हैं ये लोग, पाप लगेगा, मच्छर मारते हैं। उनको मारा थोड़ी नहीं जाता है। अच्छा एक चीज बता दो, मॉस्किटो तुमने देखा है उनका ब्लड का कलर कैसा होता है? कौन है रे व्हाइट वाला? बोलो, मॉस्किटो के ब्लड का कलर कैसा होता है? हैं? कुछ भी। मच्छर मारती हो तो क्या नजर आता है फिर? अच्छा वो तुम्हारा कौन है? पूरे इंडिया में जितने मच्छर हैं तुम्हारा कौन पी के घूम रहे हैं? हमने तो आज तक यही सुना था रे महिलाएं कौन पीती हैं। ऐसा हमने सुना है, बुरा मत मानना। ये सही बात है गलत बात है? हाँ फीमेल, हमने तो वही बोला यार कि महिलाएं खून पीती हैं। अब इसका मतलब एनाफ्लीज बोलो, एडीज बोलो, या फिर कुछ भी बोल दो, है वो महिला ही। देखो जितनी भी तुमको आज तक मॉस्किटो मिली होगी, वो मिली होगी बेटा, मिला नहीं होगा कभी। कभी भी बेटा मेल मॉस्किटो आपको दिखाई ही नहीं देगा। उसका एक काम होता है धड़ाधड़ प्रोडक्शन करना बच्चे का, वो अपने काम में लगा रहता है।
ये सोच रहा है सर हमारा भी तो लगभग वही काम है। अबे, ऐसा कुछ ख्याल आया? चलो सुनो, पहली चीज, जितने भी इंसेक्ट होते हैं इनका ब्लड जो होता है कलरलेस होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है बेटा, रिस्पिरेटरी पिगमेंट आरबीसी एब्सेंट होता है। तो इनकी जो ब्लड होती है उसको क्या नाम देते हो आप? हीमोलिम्फ नाम देते हो। बोलो, कलरलेस ब्लड होता है बेटा। कभी भी किसी इंसेक्ट का ब्लड का कलर रेड नहीं हो सकता है। काकरोच मारे हो जिंदगी में? मारे हो ना? हाँ सर, हमारे पास यही एक काम ही आता है, कुत्ता मार के दिखाओ। मारे हो कभी? तुम यार हर चीज में आगे हो, भगवान पाप लगाएगा तुमको एक दिन। चलो, जब आप इंसेक्ट मारते हो बेटा, जैसे आपने मच्छर मारा, तो वो जो ब्लड आपको रेड दिखाई देता है वो आपका ब्लड रेड है बेटा, उसका ब्लड नहीं है। क्लियर है? जितने भी इंसेक्ट होते हैं सबके ब्लड का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है। क्लियर? हाँ, इसमें सबसे अच्छा होता है टिट फॉर टैट। उसने तुम्हारा खून चूसा, तुम उसका खून चूस लो। ठीक है? मारने के बाद खा जाओ उसको, सबसे अच्छा। भाई तुमने हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ तो यही कहता है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, तुम्हें कोई 2 घंटा बजाता है, तुम क्या करते हो? हम गांधी जी इधर भी बजा दो। तुम 4 बजाते हो ना, ये इक्वल अपोजिट नहीं हुआ बेटा, ये तो ज्यादा हो गया। मच्छर ने तुम्हारा खून चूसा है, तुम उसका चूस लो, खेल बराबर। हाँ, ये सोच रहे रुको सर, आज सही लाइन में लगाता हूं उनको। सिमेट्री देखो, किसी भी एनिमल्स को आप कट करो बेटा, है ना, और कट करने के बाद बॉडी इक्वल पार्ट में कट रही है कि नहीं, नहीं कट पा रही है कि कट पा रही है, तो कैसे कट रही है, इसी को अपन क्या नाम देते हैं? सिमेट्री। जिसे रॉन्ग टर्न देखे हो आप? रॉन्ग टर्न अकेले में देखे होगे, फैमिली के सामने तो नहीं दे सकते, वो तो मैं भी जानता हूं। चलो आ जाओ बेटा, समझते हैं, आ जाओ, उसी तरह काटते हैं इंसान को। सुनो, सबसे पहले आती है बेटा अपनी एसिमेट्री। असिमेट्री का मतलब समझते हो? बोलो क्या? असिमेट्री का मतलब जिनकी बॉडी में सिमेट्री देखने को ना मिले। हमारी एनसीईआरटी इसके लिए लिखती है बेटा, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ बॉडी कैन नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स, इसी को नाम देते हो आप असिमेट्री। राइट? बॉडी की किसी भी एंगल से बेटा अगर हम प्लेन पास करें, जैसे ये समझो ये एक एनिमल है, ये कौन सा एनिमल है सर? ऐसा एनिमल हमने कोई देखा नहीं आज तक। है? कौन है? पोकेमोन? ऐसा कोई एनिमल तो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है रे, बात बनी नहीं। अच्छा, तो एनेलिडा, अमीबा? यू आर वेरी चालाक ब्रो, चालाक। चलो ध्यान से देखो, एनसीईआरटी का हमारे स्टेटमेंट है एसिमेट्री का मतलब एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस बॉडी कैन नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स। अब लो, ये रही बेटा बॉडी की सेंट्रल एक्सिस, यहां से एक प्लेन पास करो, क्या बॉडी इक्वली डिवाइडेड हो रही है? क्या नहीं डिवाइड हो रही है। यहां से एक प्लेन पास करो, क्या बॉडी इक्वली डिवाइडेड हो रही है? नहीं डिवाइड हो रही है। यहां से एक प्लेन पास करो, क्या इक्वल डिवीजन हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहां से एक प्लेन पास करो, यहां पे इक्वल डिवीजन नहीं हो रहा है। और जहां पे बेटा बॉडी इक्वली डिवाइडेड ना हो, उसी को आप क्या नाम देते हो बेटा? असिमेट्रिकल नाम देते हो। कैसा किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा? पोरीफेरा के जितने भी मेंबर होते हैं सबके अंदर क्या देखने को मिलता है? एसिमेट्री। दो इसके एक्सेप्शन भी होते हैं बेटा, आगे चल के हम जब पोरीफेरा पढ़ेंगे तो आएगा। एक होता है ल्यूकोसोलोनिया और एक होता है साइकन। ल्यूकोसोलोनिया और साइकन दोनों में रेडियल सिमेट्री होती है, बाकी पोरीफेरा के जितने भी मेंबर होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। क्लियर? आ जाओ, एसिमेट्री के बाद दूसरी हमारी जो सिमेट्री आती है बेटा, कौन सी सिमेट्री आएगी अब? रेडियल सिमेट्री। चलो, रेडियल सिमेट्री एनसीईआरटी हमारी कौन सी स्टेटमेंट लिखती है बेटा इसके लिए? एनसीईआरटी कहती है एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, इसी को क्या नाम देते हो आप? रेडियल सिमेट्री नाम देते हैं। आ जाओ, एक एनिमल्स लो बेटा यहां पे। अच्छा, स्टेटमेंट लिखवाने की जरूरत नहीं है ना अलग से यहां पे,
ये स्टेटमेंट लिखवाएं, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, ये तो समझ जाओगे ना, क्योंकि आपके पास मैंने बता दिया ऑलरेडी नोट्स है ना। चलो आ जाओ, ये हमने लिया बेटा एक एनिमल और ये रही इसकी बॉडी की सेंटर। अब एक चीज बताओ, अगर यहां से कोई प्लेन पास करे तो एक चीज बताओ, तो बॉडी इक्वली डिवाइडेड होगी या अनइक्वल डिवीजन होगा? इक्वल डिवीजन होगा। यहां से एक प्लेन पासिस करो बेटा, इक्वल डिवीजन होगा। यहां से एक प्लेन पास करो या यहां से एक प्लेन पास करें, इन सभी केसेस में बॉडी कैसे डिवाइड होगी? इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी। इसी को आप क्या नाम दोगे? रेडियल सिमेट्री नाम देंगे। और एक चीज बता दो बेटा, रेडियल सिमेट्री कहां कहां देखने को मिलती है? बोलो। सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा के बाद इकाइनोडर्मेटा। वेरी गुड वेरी गुड। वो भी इकाइनोडर्मेटा के सभी मेंबर में, सिर्फ किस में बेटा? अडल्ट में, राइट। लार्वा में कैसा होगा? बाइलेटरल सिमेट्री होगी। याद रखना, तीन ही लोग हैं बेटा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा के जो अडल्ट होते हैं, इन सभी में रेडियल सिमेट्री। बाकी इसके बाद जितने भी एनिमल अब बचे बेटा, कैसे हुए? बाइलेटरल सिमेट्री हुई। अब आ जाओ, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, इस बात को समझते हैं अपन। देखो, बाइलेटरल सिमेट्री के लिए हमारे एनसीईआरटी स्टेटमेंट लिखती है बेटा, ओनली वन प्लेन। अब ध्यान से देखो, अभी तक आप पढ़ रहे थे एनी प्लेन, राइट। यही तो पढ़ के है ना भाई, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस बॉडी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स, इसी को नाम देते हो एसिमेट्री। यहां लिखा एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। लेकिन अब यहां एनी प्लेन नहीं चलता बेटा, यहां चलता है ओनली वन प्लेन। ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, राइट एंड लेफ्ट। इसी को क्या नाम देते हो आप? बाइलेटरल सिमेट्री नाम देते हैं। ऐसे एग्जांपल ले लो बेटा, एक इंसान को खड़ा करो, ये लो, ये एक इंसान है, देखियो ऐसा इंसान, देखियो। नहीं सर, हमने ऐसे नहीं देखा। अरे यार, अपने आप को ऐसा खड़ा करो, इंसान ही तो है। रॉन्ग टर्न देखा था ना, रॉन्ग टर्न ने उसने देखा था, सेकंड पार्ट देखो, बिल्कुल सेंटर से कट करता है, देखियो। सारा पार्ट आधा इधर आधा इधर आधा इधर, सब कुछ आधा आधा। जो तुम सोच रहे हो वो भी आधा आधा हो जाएगा बेटा, है ना। लेकिन अब एक चीज समझना, बाइलेटरल सिमेट्री, अगर इंसान को अगर तुम काटोगे राइट और लेफ्ट आएगा, एक्सटर्नली आएगा, इंटरनली नहीं आएगा। क्यों एक्सटर्नली आएगा, क्यों इंटरनली नहीं आएगा? क्योंकि लीवर किधर होता है बेटा? राइट साइड में होता है, तो लीवर तो नहीं कट पाएगा, राइट। हार्ट किधर होता है बेटा? लेफ्ट साइड में होता है, ये भी नहीं कट पाएगा। इंटरनली कभी भी बेटा बाइलेटरल सिमेट्री इक्वल नहीं होगी, लेकिन एक्सटर्नली पूरी तरह से बराबर होगी। ये लो बेटा, इस इंसान को अगर सेंटर से कट करे, राइट और लेफ्ट दोनों बराबर आएंगे बेटा, इसी को आप क्या नाम देते हो? बाइलेटरल सिमेट्री। और बाइलेटरल सिमेट्री कहां देखने को मिलती है बेटा? बोलो फटाफट। प्लैटीहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक के जितने भी मेंबर होते हैं, इन सभी में कैसा देखने को मिलेगा? बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी तो है, क्या? इकाइनोडर्मेटा का अडल्ट। एक्सेप्शन मैंने लिखा है मेरे बच्चे, प्लैटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा बोल रहे हो ना, तो इसका एक्सेप्शन कौन होगा? इकाइनोडर्मेटा का अडल्ट। बाकी लार्वा में कैसा होगा? बाइलेटरल सिमेट्री होगी। क्लियर है यहां तक? आगे चले, चलो। सिमेट्री के बाद नेक्स्ट आता है अपना अब जर्मिनल लेयर। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? लिख रहे थे क्या इधर? कुछ बच्चे लिख रहे हैं, लिख लो जिसको लिखना है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैंने बोला आपके पास सारी सुविधाएं हैं, आप जो यूज करना चाहो मेरी तरफ से फ्री है। घर में जाके एनसीईआरटी पढ़ते हो? समझ में आती है? कितने लोग कह रहे सर समझ में आती है? नहीं, किसी को नहीं। तुम नोट्स खोलना हमारी, ठीक है। नोट्स पढ़ने के बाद तुम एनसीईआरटी पढ़ना,
पहले नोट्स पढ़ लेना अच्छे से, फिर एनसीईआरटी पढ़ना। आधे घंटे के बाद तुमको लगेगा कि एनसीईआरटी पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नोट्स बनी हुई है वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी से ही बनी हुई है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगा कि नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़नी है। मैं कभी एनसीईआरटी मना नहीं कर सकता, लेकिन नोट्स पहले, नोट्स अगर आपने पढ़ लिया तो एनसीईआरटी आपकी तुरंत क्लियर हो जाएगी। कुछ आपको उसमें पीएचडी अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजा बेटा आगे चले। चलो भाई, जर्मिनल लेयर आ जाओ। पुराने जमाने में आप एक साल पीछे चले जाओ तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी तो पढ़े होगे, नहीं पढ़े थे? सर पढ़ने की बात कर रहा हूं, हमने किया भी है, नहीं प्रोवाइड कराएं, इतना परेशान है अंदर से। चलो तो अलग से खुशी मिल रही, सर करा दो। बीच में नहीं बोल सकते क्लास में सबके सामने, भावनाओं को तो समझो। ये लो, ये क्या है? खुशी मिल गई ये नाम सुनते ही, है ना? ये मेल गैमेट और ये क्या है? फीमेल गैमेट। जब दोनों मिलेंगे फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा बेटा? कैसा होता है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। वेरी गुड। कितने सेल होते हैं? एक सेल होता है कि दो सेल होता है? एक सेल होता है। अब एक चीज बताओ, जब इसी जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन शुरू होता है तो क्या बनता है बेटा? जाइगोट से मॉरूला बनता है। क्या बनता है? मॉरूला। 2 से लेकर 16 सेल स्टेज तक आ जाए तो क्या नाम दोगे? मॉरूला नाम देंगे। कितने? 2 to 16 सेल स्टेज आए तो क्या नाम देते हो आप? मॉरूला नाम देते हो। इसी मॉरूला में और डिवीजन हो तो क्या बनता है हमारा? ब्लास्टुला बनता है। अगर 32 सेल स्टेज तक अपन पहुंच गए तो क्या बनता है? ब्लास्टुला बनता है। और ब्लास्टुला से आगे चल के क्या बनता है बेटा? गैस्ट्रुला बनता है। 64 सेल स्टेज तक पहुंच गए तो क्या बनता है हमारा? गैस्ट्रुला। इसी गैस्ट्रुला स्टेज के बाद बेटा क्या आती है हमारी? इसी गैस्ट्रुला स्टेज से जर्म लेयर बनता है, जिसके वजह से क्या बनना शुरू होती है हमारी बॉडी में? टिश्यू बनना शुरू होती है। अभी तक तो सब सेल ही पढ़ रहे थे ना, बोलो यार। अभी भाई मॉरूला पढ़े, ब्लास्टुला पढ़े, गैस्ट्रुला पढ़े, ये 16 सेल स्टेज है। एक चीज बताओ, 64 सेल स्टेज अभी तो सेल ही है, क्या टिश्यू आया क्या? नहीं। लेकिन यहां से टिश्यू आना शुरू हो जाता है बेटा। यहां से एक आउटर लेयर बनती है जिसको आप क्या नाम देते हो? एक्टोडर्म नाम देते हैं। इसके बाद कुछ समय के बाद इसमें क्या बनती है? इनर लेयर बनती है, जिसको क्या नाम देते हैं अपन? एंडोडर्म नाम देते हैं। राइट? अगर 2 लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, तो इसको क्या नाम देते हो आप? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल नाम देते हैं। कुछ समय के बाद इनके बीच में तीसरी लेयर भी आती है बेटा, मिडिल लेयर, जिसको आप क्या नाम देते हो? मीजोडर्म नाम देते हैं। अब एक चीज बता दो, सबसे पहले कौन सा लेयर आया अपना? एक्टोडर्म, उसके बाद इंडोडर्म, उसके बाद क्या आया? मीजोडर्म। इससे एक चीज तो सर हमारा इवोल्यूशन प्रूफ हो रहा है कि हमारे यहां पहले कौन आए थे? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल आए थे, उसके बाद कौन आया था? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आए थे। यही तो हुई ना बात कि भाई यहां पे जर्मिनल लेयर की जब आपने बात की सर, पहले एक्टोडर्म बाद में इंटोडर्म, कुछ समय के बाद इन दोनों के बीच में मीजोडर्म आया, तो ये तो हमारे इवोल्यूशन को प्रूफ कर रहा है कि सर पहले डिप्लोब्लास्टिक एनिमल आए थे, बाद में कौन आए थे? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आए थे। क्लियर? आ जाओ समझते हैं बेटा इस चीज को। जर्मिनल लेयर। अब एक चीज बता दो, जर्मिनल लेयर की जब आप बात करोगे तो कितने टाइप के एनिमल होंगे हमारे? 2 टाइप के एनिमल होंगे। कौन कौन से होंगे बेटा? एक होगा अपना डिप्लोब्लास्टिक। चलो, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब सेल्स का अरेंजमेंट या टिश्यू का अरेंजमेंट कितने लेयर में होगा बेटा? 2 लेयर में। कौन कौन से होंगे बेटा? आउटर लेयर क्या होगा? एक्टोडर्म होगा, और इनर लेयर क्या होगा बेटा? एंडोडर्म होगा। अब एक चीज बता दो, क्या इन दोनों के बीच में हमारा मेसोडर्म प्रेजेंट होगा? नहीं प्रेजेंट होगा। तो क्या प्रेजेंट होगा बेटा इन दोनों के बीच में? अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया। ये लो बेटा, ये आया अपना आउटर सेल,
ये आया अपना इनर। चलो, आउटर लेयर पे सेल्स का अरेंजमेंट हुआ, और ये है हमारी इनर लेयर। ये लो, ये कौन है बेटा? हमारे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। डिप्लोब्लास्टिक लेयर मत का मतलब क्या होगा बेटा? आउटर लेयर कौन सी होगी हमारी? अरे बोलो यार, एक्टोडर्म होगी। इनर लेयर कौन सी होगी? इंडोडर्म होगी। अब एक चीज ध्यान से देखो, आप यहां पे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं? जी हां सर, नजर आ रहे हैं। ध्यान से देखो, ये अलग सेल, ये अलग सेल, ये अलग सेल, ये अलग सेल, नजर आ रही है? सारी की सारी सेल डिफरेंशिएटेड है, ये अपने को नजर आ रही है। लेकिन ध्यान से देखो, यहां कोई सेल नजर आ रही है अलग से? नहीं, सेल्स है लेकिन अपने को नजर नहीं आ रही। क्यों नहीं नजर आ रही है? क्योंकि अभी इन सेल के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। और इसी अनडिफरेंशिएटेड लेयर को क्या नाम देते हो बेटा? मीजोग्लिया नाम देते हैं। जो अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, इसको आप क्या नाम देते हो? मीजोग्लिया नाम देते हैं। पक्की बात? और ऐसा करेक्टर कहां देखने को मिलता है बेटा? फटाफट एग्जांपल बोल दो। बोलो, पहला क्वेश्चन, पोरीफेरा में होगा या नहीं होगा? कितने कह रहे नहीं होगा? हाथ उठाए अपना अपना। ये कैसे हो रहे तुम? लग रही अभी कहते हो होगा, फिर जब उठाने की बारी आती है, नहीं नहीं सर, हाथ नहीं उठा पाते, उसके अलावा सब कुछ उठा लेते हैं। ये क्लास में तुम्हारे होते हैं नहीं कभी? कभी नहीं? बताओ कितने लोग इसके साथ हैं, आंसर के साथ? कभी नहीं हुआ है? होता है तो आज उठाओ। सर आप पहला दिन आए हो तो भूत नजर आ रहे हो, इंसान तो नजर आ नहीं रहे हो, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या पढ़ा रहे हो। समझ में आ रहा है? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अच्छा चलो, इतना समझ में आ गया। नहीं वैसे भी देखो,
तो देखो डिप्लोब्लास्टिक की जब आप बात करोगे, फाइलम पोरीफेरा में डिप्लोब्लास्टिक होगा या नहीं होगा, बस ये बताओ। कितने कह रहे अब नहीं होगा, हाथ उठाओ। अपना अपना उठाना, दूसरे कोई नहीं उठाएगा। ठीक है, कितने कह रहे हैं सर होगा? नहीं होगा वाले तो हाथ उठा लिए, होगा वाले हाथ उठाए। बाकी लोग, सर हम बीच वाले हैं। बीच वाले कम वक्तों मोहल्ले में तालियां बजाते हैं। देखो मेरी क्लास में पहले बता दिया, यस या नो किसी में रहना। अब एक चीज बता दो, रे सही जवाब दोगे तो कौन सा मैं तुमको करूं, मुबारक हो आप जीत गए हैं, सही जवाब, आपको मिलते 7 करोड़ रुपए इनाम। ऐसा तो कुछ अपनी स्कीम में है भी नहीं, है ना। तो सही जवाब दोगे तब भी ठीक है, नहीं दोगे तब भी ठीक है। अब ऐसा मत सोचना सर सही जवाब देने वाले कुछ इनाम दो, तो हम भी सोचे सही जवाब दोगे तब भी ठीक है, अच्छा है बच्चा पढ़ता है, नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीखोगे उसमें क्या है। इसलिए यस या नो में मेरी क्लास में रहा करो, कोशिश हमेशा यही करना, नहीं तो फिर मैं बैंड बजा दूंगा। आ जाओ, देखो पोरीफेरा के जितने भी मेंबर होते हैं वहां पे जर्मिनल लेयर एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, उसका एक रीजन है बेटा, क्योंकि याद करो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल, और जब तक टिश्यू आई नहीं तब तक जर्म लेयर की बात नहीं कर सकते हैं। तो ये डिप्लोब्लास्टिक कहां देखने को मिलेगा बेटा, बोलो? सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में, पक्की बात। क्या प्लैटीहेल्मिन्थेस नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां क्या बन चुका है बेटा, वहां मीजोडर्म आ चुकी है और वहां पे आर्गन बन चुका है। विदाउट तीनों लेयर के कभी भी आर्गन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन कौन हुए हमारे, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के मेंबर होते हैं। क्लियर? आ जाओ बेटा, फिर उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक के बाद कौन से एनिमल आएंगे अपने, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आएंगे। अब एक चीज बता दो, ट्रिप्लोब्लास्टिक में जर्म लेयर कितने होंगे बेटा, 3 जर्म लेयर होंगे। 3 जर्म लेयर कौन कौन से होंगे, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। ये लो, ये हुई बेटा हमारी आउटर लेयर, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, एक्टोडर्म नाम देते हैं। पक्की बात ये। चलो उसके बाद जो मिडिल लेयर होती है इसको क्या नाम देते हो आप, मेसोडर्म नाम देते हैं। और इनर लेयर को क्या नाम दोगे बेटा आप, इंडोडर्म नाम देंगे बेटा। जिनके अंदर तीनों लेयर प्रेजेंट होगी इन्हीं को क्या नाम दोगे बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल नाम देंगे। आउटर लेयर कौन सी होगी अपनी, एक्टोडर्म। मिडिल लेयर कौन सी होगी बेटा, मेसोडर्म होगी। और इनर लेयर कौन सा होगा अपना, इंडोडर्म होगा। और ऐसा कैरेक्टर आपको कहां देखने को मिलेगा बेटा, बोलो फटाफट। प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक के जितने भी मेंबर होंगे सभी के सभी कैसे होते हैं बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब देखो मैंने बताया डिप्लोब्लास्टिक पोरीफेरा में नहीं होता, क्लियर। लेकिन कुछ हमारे साइंटिस्ट थे जिनका कहना था कि पोरीफेरा के मेंबर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब क्यों कहते थे वो, इंतजार करो, जब पोरीफेरा में पहुंचेंगे तब जानेंगे अपन। क्लियर? आ जाओ बेटा, जर्मिनल लेयर के बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे सीलोम की। चलो नेक्स्ट आता है अपना सीलोम, या इसी को अपन नाम देते हैं बॉडी कैविटी। ये क्या होता है सीलोम या बॉडी कैविटी, इसके बारे में समझते हैं बेटा। प्रेजेंस और absence ऑफ बॉडी कैविटी किसके किसके बीच में बेटा, बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। आ जाओ इस बात को समझते हैं। और दूसरी शर्त होनी चाहिए, किससे लाइंड होनी चाहिए बेटा, मेसोडर्म से। इतनी शर्तें अगर फॉलो कर रहा है कोई तो वो सीलोमेट एनिमल है, और नहीं तो नहीं है। ये क्या है, आ जाओ इस बात को समझते हैं बेटा।
एक प्यारा सा इंसान बनाते हैं, थोड़ा सा छिपकू टाइप का। ये लो, इंसान नजर आ रहा है? महसूस करो, नजर आएगा बेटा। नहीं सर, इतना महसूस तो नहीं करते हम अब। चलो, ये इंसान नजर आ रहा है? नजर आया? तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कैसे, वो कपड़ा पहना वो नहीं दिखेगा, ठीक है? आ जाओ। उसको बड़ा मजा आ गया, सर कपड़ा उतार के दिखाओ। अब नहीं उतार सकते ना। आ जाओ, ध्यान से देखो, ये क्या है बेटा, इसको अपन नाम देते हैं बॉडी वॉल, राइट? बाहर की तरफ हमारी जितनी भी लेयर प्रेजेंट होती है उसको अपन क्या नाम देते हैं? बॉडी वॉल। अब एक चीज पढ़ाओ, आपने यहां पढ़ा होगा हमारी गट भी प्रेजेंट होती है, तो एसोफेगस, आगे चल के क्या बनाएगा बेटा? जे शेप्ड स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन, पढ़े हो? ये लो, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल को आप क्या नाम देते हो? गट भी तो नाम देते हो। अब ध्यान से देखो, ये रही अपनी बॉडी वाल, ये दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है? बॉडी वाल प्रेजेंट है, और बॉडी वाल के बीच में ये क्या प्रेजेंट है? गट प्रेजेंट है। जब भी बेटा बॉडी वाल और गट के बीच में कैविटी प्रेजेंट होगी, इसी को क्या नाम दोगे बेटा? सीलोम नाम दोगे। तो क्या नाम देंगे? सीलोम। बॉडी वाल और गट के बीच में जो कैविटी है इसी को सीलोम नाम देते हैं। अगर ये पाया गया तो सीलोमेट एनिमल, नहीं पाया गया तो एसीलोमेट एनिमल। लेकिन ये तो पहली शर्त हुई कि सर सीलोम प्रेजेंट होने के लिए बॉडी कैविटी होनी चाहिए गट और बॉडी वाल के बीच में। लेकिन दूसरी शर्त एक और है बेटा, कि ये जो हमारी गट है ये कौन सी लेयर से लाइंड होनी चाहिए? मीजोडर्म से। अगर ये मीजोडर्म से लाइंड है तो सीलोमेट एनिमल माने जाएंगे, और अगर मीजोडर्म से लाइंड नहीं है तो सीलोमेट एनिमल नहीं पाए जाएंगे। पहली शर्त कि बॉडी वाल और गट के बीच में बॉडी कैविटी प्रेजेंट होनी चाहिए, और किससे लाइंड होनी चाहिए? मेसोडर्म से। ऐसे एनिमल को अपन क्या नाम देते हैं बेटा? सीलोमेट एनिमल। इसमें से कोई भी चीज एब्सेंट हो गई तो वो सीलोमेट नहीं माना जाएगा। क्लियर? चलो भाई, आ जाओ, कहानी क्या है समझते हैं बेटा। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, पहले अपन पढ़ेंगे एसीलोमेट एनिमल। चलो, एसीलोमेट का मतलब क्या होगा बेटा? बोलो यार। सीलोम या बॉडी कैविटी क्या होगी? एब्सेंट होगी, इसी क्या नाम दोगे आप? एसीलोमेट एनिमल। एग्जाम्पल बता सकते हो क्या? बोलो। किसमें? पोरीफेरम नहीं हो सकता? टिश्यू में? अच्छा, सिलेंड्रेटा में, टीनोफोरा में होगा? मैं रीजन पूछूंगा, क्यों नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अगर रीजन बताओ, मैं मानना तो यार हूं, मैं तो ये तक मानता हूं होगा। है? नहीं होगा? नहीं होगा? अच्छा, पोरीफेरा एसिलोमेट या सिलोमेट? एसिलोमेट, शाबाश। सिलेंट्रेटा? अच्छा, सिलोम की बात पोरीफेरम नहीं कर सकते, ठीक है। सिलेंट्रेटा? अच्छा, सिलोम की बात कर सकते हैं यहां पे? नहीं कर सकते? मीजोडर्म नहीं है? अरे यार, सीधा सीधा डिफिनेशन क्या लिखी गई है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। क्लियर? इस पे फोकस कोई नहीं कर पा रहा है। एलिमेंट्री कैनाल, पोरीफेरा में कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? आर्गन है क्या कोई? तब यहां तो आप सीलोम की बात ही नहीं कर सकते। सिलेंट्रेटा की बात करो, कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? टिश्यू लेवल। क्या अभी आर्गन है? टीनोफोरा की बात करो, आर्गन है? नहीं है। जब तक आर्गन नहीं आया तब तक आपने गट की बात कैसे कर ली? जब तक गट नहीं आएगा तब तो ना तो एसिलोमेट ना तो स्यूडोसिलोमेट, कोई सिलोम नहीं। सर सिलोम हो ही नहीं सकता यहां पे, क्योंकि अभी तक इनके पास गट आया ही नहीं है, क्योंकि आर्गन नहीं आया बेटा। अभी तक क्या आया है? सिर्फ
टिश्यू आया है, जब आर्गन आएगा तब अपन इसके बारे में डिसाइड करेंगे। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस की बात करोगे तो क्या होता है, आर्गन तो प्रेजेंट होता है ना, आर्गन प्रेजेंट है, इसका मतलब वहां गट प्रेजेंट है, तब वहां देखा जाएगा गट और बॉडी वॉल के बीच में स्पेस है या नहीं है। प्रेजेंट होगा तो सिलोमेट, नहीं प्रेजेंट होगा तो एसिलोमेट। और एसिलोमेट कौन होते हैं बेटा हमारे, चलो एसिलोमेट का मतलब होता है हमारे जितने भी मेंबर होते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस के सारे कैसे होते हैं बच्चे, बोलो एसिलोमेट एनिमल होते हैं, क्योंकि एसिलोमेट का मतलब प्लेटिहेल्मिन्थेस में कहीं पर भी यहां पे आर्गन आया हुआ है। अरे बोलो यार, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या बताया था, पोरीफेरा सेलुलर लेवल हो गया, और उसके बाद सिलेंटेटा टिनोफोरा हमारा टिश्यू लेवल होता है। प्लेटिहेल्मिन्थेस के जो मेंबर होते हैं आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहां पे जब आर्गन आ गया तब सिलोम या एसिलोमेट की बात कर सकते हैं, इससे पहले कहीं पे बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर एग्जामिनर फिर भी आपसे पूछ ले कि बताइए पोरीफेरा सिलेंटेटा टिनोफोरा में कैसा सिलोम होता है, तब आंसर जाएगा एसिलोमेट। पहली चीज तो सिलोम की बात भी नहीं कर सकते, और अगर फिर भी पूछ लिया गया तो आप क्या आंसर दोगे, एसिलोमेट नाम देंगे। क्या लिखा गया है, हाँ मैं समझ गया। तो सिलोम एब्सेंट, यहां भी सिलोम एब्सेंट ही है बेटा, तो मैंने तो बताया ना, पहली चीज तो अपन सिलोम की बात नहीं कर सकते। फिर भी अगर डिसाइड करना पड़े कि सिलोमेट या एसिलोमेट, तब आप आंसर दोगे एसिलोमेट, राइट। आपका आंसर किस पे जाएगा, पहली चीज तो प्लेटिहेल्मिन्थेस पे। फिर भी अगर आपको डिसाइड करना पड़ जाए इन फ्यूचर, तो पोरीफेरा से लेकर प्लेटिहेल्मिन्थेस तक के जितने भी मेंबर होंगे सारे के सारे कैसे होंगे, एसिलोमेट। पहली चीज पोरीफेरा सिलेंटेटा और टिनोफोरा में आप सिलोम की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि आर्गन आया ही नहीं अभी तक। क्लियर है, चल भाई। एसिलोमेट के बाद दूसरा आता है हमारा स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो का मतलब समझते हो क्या, फॉल्स, वेरी गुड, आ जाओ। अच्छा, इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया, आप याद रखिएगा। पोरीफेरा प्लेटिहेल्म, जो प्लेटिहेल्म एसिलोमेट, जो हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम होता है, सेम वही डायग्राम किसका होता है, हमारे एसिलोमेट का भी होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम देखियो, नहीं देखियो तो इतने गुस्से में क्यों बैठा यार, हंसा कर भाई, टेंशन में क्यों रहते हो, चिल मारो, पीते हो। चलो, स्यूडोसिलोमेट का मतलब क्या होता है बेटा, स्यूडोसिलोमेट में पहली शर्त, सिलोम प्रेजेंट है एब्सेंट, बोलो। सिलोम तो सर प्रेजेंट है, यहां पे सिलोम यहां पे प्रेजेंट है, लेकिन मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, इसी को नाम देते हैं स्यूडोसिलोमेट। मैंने बताया दोनों शर्तें फॉलो होनी चाहिए, तब क्या नाम दोगे, सिलोमेट। दोनों में से एक भी शर्त नहीं आई तो वो सिलोमेट एनिमल नहीं है। तो स्यूडोसिलोमेट एनिमल का मतलब सिलोम प्रेजेंट है बेटा, लेकिन किससे लाइंड नहीं है, बोलो यार, बट नॉट लाइंड बाई मीजोडर्म। इसके लिए हमारी एनसीईआरटी लिखती है बेटा, इंस्टेड ऑफ मीजोडर्म, मीजोडर्म प्रेजेंट इन अ स्कैटर्ड फॉर्म। स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाने का मतलब होता है यहां पे मीजोडर्म दूर दूर प्रेजेंट होते हैं बेटा, लाइनिंग नहीं बना पाते हैं, इसीलिए इसको क्या नाम देते हो आप, स्यूडोसिलोमेट। ऐसे ध्यान से देखो, ये रहा अपना इक्टोडर्म, राइट, ये लो, ये पूरी की पूरी इक्टोडर्म की लेयर आ गई। उसके बाद ये अंदर की तरफ क्या आ गई हमारी, इंडोडर्म। आ जाओ, ये कौन सी लेयर आई हमारी, इक्टोडर्म। अंदर की तरफ कौन सी आएगी बेटा, एंडोडर्म। अब ध्यान से देखो, यहां पे जो मीजोडर्म प्रेजेंट होते हैं बेटा, इनकी लाइनिंग ना बना के कहां प्रेजेंट होते हैं, दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप क्या नाम देते हो, स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा। ये रही मीजोडर्म, ये रहा मीजोडर्म, ये रहा मीजोडर्म, ये रहा मीजोडर्म। मीजोडर्म इसकी लाइनिंग नहीं बना रही है बेटा, सारी की सारी मीजोडर्म दूर दूर प्रेजेंट है या स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसी को आप क्या नाम देते हो बेटा, स्यूडोसिलोमेट एनिमल नाम देते हैं, राइट। अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां स्पेस नजर आ रहा है कि नहीं आपको अंदर की तरफ, बोलो यार, यानी कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, लेकिन किससे लाइंड नहीं है,
मीजोडर्म से लाइन नहीं है, इसी को क्या नाम देते हो आप? स्यूडोसिलोमेट एनिमल। और स्यूडोसिलोमेट एनिमल, अब ध्यान से देखो, सीरियल देखो, एक चीज तो समझ में आ गया, सब प्लेटिहेल्मिन्थेस के आगे कहीं ना कहीं होगा। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस के आगे कौन होता है हमारा? एस्केलमेंथेज। तो एस्केलमेंथेज के जितने भी मेंबर होते हैं सब में कैसा होता है बेटा हमारा? सिलोम स्यूडोसिलोमेट होगा। उसके बाद तीसरा हमारा कौन सा आएगा बेटा? सिलोमेट एनिमल। अब लो, सिलोमेट एनिमल का मतलब डिफिनेशन तो आप जान गए हो, बोलो यार। सिलोमेट की क्या शर्त है बेटा? कि बॉडी वाल और गट के बीच में क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? बॉडी कैविटी प्रेजेंट होनी चाहिए। और किससे लाइंड होनी चाहिए? मीजोडर्म से लाइंड होनी चाहिए। इसको क्या नाम दोगे आप? सिलोमेट एनिमल नाम दोगे। ये लो बेटा, ये रही हमारी आउटर लेयर, जिसको आप क्या नाम देते हो बेटा? एक्टोडर्म। अंदर की तरफ इंडोडर्म। ये लो, ये रही अपनी आउटर लेयर। और ये रही अपनी इनर लेयर, जिसको क्या नाम देते हो बेटा? इंडोडर्म। अब ध्यान से देखो, जब बॉडी कैविटी की बात करोगे बेटा, ये प्रेजेंट होती है यहां पे बॉडी कैविटी। ये लो, ये क्या प्रेजेंट है इनके अंदर? बॉडी कैविटी। और ये जो बॉडी कैविटी होती है बेटा, किससे लाइंड होती है? मीजोडर्म से लाइंड होती है। ऐसे एनिमल को कैसे एनिमल नाम देते हो बेटा आप? सिलोमेट एनिमल। ये लो, ध्यान से देखो, तीनों तरफ से क्या प्रेजेंट है इनके अंदर? मीजोडर्म प्रेजेंट है। और ये कौन सी कैविटी है बेटा? हमारी बॉडी कैविटी। इसी को कैसे एनिमल आप नाम देते हो बेटा? सिलोमेट एनिमल। ये बताओ, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये क्या होगा हमारा? बोलो। गट की ल्यूमेन नहीं हो सकती क्या? गट की ल्यूमेन ही तो है भाई। गट और बॉडी वाल के बीच में जो बॉडी कैविटी होती है, उसी को क्या नाम देते हो आप? सीलोम नाम देते हो। क्लियर? याद करो, जो अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ा होगा, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो ऐसा ही तो कुछ डायग्राम आया होगा। आउटर लेयर सेरोसा, मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, इंटरनल लेयर म्यूकोसा। कुछ याद आ रहा है? चलो, वेरी गुड। फाइनली बॉडी कैविटी अपनी फिनिश होती है। आगे चले, चलो आ जाओ। इसके बाद, सिलोम के बाद नेक्स्ट आएगा बेटा सेगमेंटेशन। चलो, सेगमेंटेशन का मतलब बता सकते हो क्या? बोलो, बोलो यार। सेगमेंट का मतलब नहीं जानते हो क्या? बॉडी एक्सटर्नली या इंटरनली डिवाइड होनी चाहिए अलग अलग पार्ट में, इसे क्या नाम देते हो? सेगमेंटेशन नाम देते हैं। पक्की बात। काकरोच पढ़े हो? बोलो यार। काकरोच की बॉडी जो होती है कितने सेगमेंट में डिवाइडेड होती है? 3 सेगमेंट में। वेरी गुड। चलो, एक होता है इनका हेड, और एक होता है थोरैक्स, और एक क्या होता है? एब्डोमेन। देखो, तीनों अलग अलग प्रेजेंट है। तो एक चीज बता दो, टोटल कितने सेगमेंटेड बॉडी होती है? 3 सेगमेंटेड बॉडी। पक्की बात? 3 सेगमेंट पक्का? क्या यही पढ़ के आए थे? काकरोच की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। लेकिन टोटल सेगमेंट कितने प्रेजेंट होते हैं? बोलो भाई। थोरैक्स में कितने सेगमेंट होते हैं? 3 सेगमेंट। थोरैक्स में 3 सेगमेंट, एब्डोमेन में 10। 10 और 3 13, 14। तो अडल्ट काकरोच जो होती है, कितने सेगमेंटेड बॉडी होती है बेटा? 14 सेगमेंटेड होती है। कैसे 3 सेगमेंट आए रे?
कुछ भी अपनी मर्जी से चिपका दे रहे हो। ये सब तो पढ़ के आए होगे, काकरोच तो पढ़ चुके ना AITS से पहले, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे? सुधारो थोड़ा सा, पढ़ते नहीं हो तुम लोग प्रॉपर। चलो आ जाओ बेटा। सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी डिवाइडेड होनी चाहिए इक्वल पार्ट में, अलग अलग सेगमेंट में, इसे क्या नाम देते हो? सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन की बात करोगे बेटा तो एक आता है हमारा स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। चलो स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब बताओगे क्या? बोलो। देखो स्यूडो का मतलब क्या बताया हमने, आपको लगेगा, देखो स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन ध्यान से देखो, ये हमने एक एनिमल बनाया बेटा जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर है। अब ध्यान से देखो, अगर आपको अंदर से ना दिखाया जाए, सिर्फ बाहर से आपको देखना हो तो कैसा नजर आएगा? बोलो, सेगमेंटेड बॉडी नजर आएगी कि नहीं? नजर आएगी सर, 100% नजर आएगी, लेकिन कभी भी बॉडी सेगमेंट में डिवाइड नहीं होती है। इसी को नाम देते हो आप स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बॉडी में डिवीजन नहीं है, फिर भी अपने को ऐसा बाहर से देखने में लग रहा है सेगमेंटेशन है, इसी को नाम देते हो स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और कहां पर देखने को मिलता है बेटा ऐसा कैरेक्टर? प्लेटीहेल्मिन्थेस में, जिसको आप नाम देते हो बेटा टैपवर्म। देखो टैपवर्म का डायग्राम देखोगे, एनसीईआरटी ने बना भी रखा है हमारे, तो टैपवर्म में सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन आपको ऐसा देखने में लगता है बॉडी कि बॉडी सेगमेंटेड है। देखो टैपवर्म बना हुआ है, टेनिया सोलियम दिखा, आपको ऐसा लग रहा होगा बॉडी सेगमेंटेड है, लेकिन वो बॉडी सेगमेंट में नहीं होती बेटा, ऐसा अपने को नजर आती है। इसी को क्या नाम देते हो? स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा सेगमेंटेशन? अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब आ जाओ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं बेटा। दो शर्तें होती हैं, क्या? कि बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली किस में डिवाइडेड होनी चाहिए? सेगमेंट में। ये लो, बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, राइट? एक्सटर्नली भी डिवाइडेड है और इंटरनली भी डिवाइडेड है, किसमें? सेगमेंट में। और उसके बाद एनसीईआरटी के आगे और लिखती है एटलीस्ट सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन, सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन। अब इसका मतलब क्या है बेटा, आ जाओ उसके बारे में समझते हैं। एनसीईआरटी कहती है बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट एंड एटलीस्ट सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन। ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं बेटा। देखो पहली शर्त इनकी है कि बॉडी बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से किस में डिवाइडेड होनी चाहिए? सेगमेंट में। अब ध्यान से देखो, एक हमने एनिमल बनाया बेटा, ये लो, बाहर से आपको बॉडी कैसी नजर आ रही है? इनकी सेगमेंटेड नजर आ रही है। बोलो यार, ये लो, अंदर से भी हमने सेगमेंट बना दिया। अब एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट में डिवाइड है या नहीं है? है। क्लियर? इसी को नाम देते हो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। दूसरा स्टेटमेंट एनसीईआरटी के आगे क्या लिखती है? एटलीस्ट सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन, यानी कि कुछ ऑर्गन का सीरियल रिपीटिशन हर एक सेगमेंट में देखने को मिलना चाहिए, तब आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन नाम दोगे। आ जाओ, आपने कॉकरोच पढ़ा था ना, कॉकरोच का ही मुद्दा बनाते हैं बेटा। ये लो, क्योंकि एनेलिडा तो आप पढ़े नहीं हो, कॉकरोच तो पढ़ के आए हो ना। एक चीज बता दो, कॉकरोच में 14 सेगमेंट है, हेड एक सेगमेंट हो गई, थोरैक्स में 3 सेगमेंट हो गया और एब्डोमेन में 10 सेगमेंट हो गया। क्लियर है बात? एक चीज बता दो, हेड से ही क्या स्टार्ट हुआ था इनका? बोलो, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ था कि नहीं? अरे भाई एक चीज बता दो, जो इनका हेड होता है, हेड पे माउथ के पार्ट प्रेजेंट होते हैं। बोलो, अपर लिप्स को क्या नाम देते हो आप? लैब्रम नाम देते हो। अपर लिप को लैब्रम, उसके बाद मैंडिबल, उसके बाद फर्स्ट मैक्सिला, उसके बाद लेबियम या लोअर लिप, और बीच में हाइपोफैरिंग्स या टंग। ये देखने को मिला था। अब एक चीज बता दो, ये सारे के सारे पार्ट, अगर माउथ का पार्ट हेड पे प्रेजेंट है तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो क्लियर हो गया ना सर, हेड से स्टार्ट हुआ। अरे भैया, जहां माउथ वहीं से डाइजेस्टिव पार्ट सिस्टम स्टार्ट होता है ना, तो माउथ कहां आ गया? इनके हेड पे आ गया। क्लियर? और एब्डोमेन में तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है ना। याद करो,
अरे भाई फोरगट, मिडगट, हाइंडगट पढ़ के आए हो? तो फोरगट, मिडगट, हाइंडगट हेड से शुरू होते, थोरैक्स से होते हुए एब्डोमेन तक गई थे कि नहीं? यहां कितने सेगमेंट प्रेजेंट थे? 3 सेगमेंट। यहां कितने सेगमेंट? 10 सेगमेंट। तो क्या हर एक सेगमेंट में डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिल रहा है कि नहीं देखने को मिल रहा है? देखने को मिला ना। इसी को हमारी एनसीईआरटी लिखती है बेटा, एटलीस्ट सीरियल रिपीटिशन ऑफ सर्व ऑर्गन। यानी कि यहां भी अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर इस सेगमेंट में, तो इस सेगमेंट में तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस सेगमेंट में भी तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस सेगमेंट में भी तो डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसी को एनसीईआरटी कहती है एटलीस्ट सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन। क्लियर? कि डाइजेस्टिव सिस्टम कम से कम मिनिमम 2 सेगमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए, तब आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन नाम दोगे, वरना नाम नहीं दोगे। क्लियर? चलो, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहां कहां देखने को मिलता है बेटा? बोलो। एक देखने को मिलता है एनेलिडा में, बोलो, और आर्थ्रोपोडा में। अरे काकरोच आर्थ्रोपोडा का ही मेंबर है बेटा। और एक कहां देखने को मिलता है? कॉर्डेटा में। इसके अलावा जितने भी फाइलम होंगे प्लेटिहेल्मिन्थेस को छोड़कर, सबके सब कैसे होंगे? अनसेगमेंटेड बॉडी होगी या नॉन सेगमेंटेड बॉडी होगी। क्लियर है ये बात? चलो आ जाओ बेटा, सेगमेंटेशन के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आएगा अपना? बॉडी प्लान। 5 पॉइंट हो गए ना? 6 पॉइंट बॉडी प्लान। चलो, बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है, जो उसके बारे में समझते हैं। बॉडी प्लान का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम है या नहीं है, इसी बेसिस पे बॉडी प्लान बताएंगे अपन। क्लियर? इसमें जो पहला बॉडी प्लान आता है बेटा, वो आता है सेल एग्रीगेट टाइप बॉडी प्लान। आ जाओ, अब देखो, सेल एग्रीगेट टाइप बॉडी प्लान, इसका मतलब जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होनी चाहिए बेटा? अब्सेंट होगी। जिसके अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट है, उसको क्या नाम दोगे बेटा? सेल एग्रीगेट टाइप बॉडी प्लान। अब एक चीज बताओ, सेल एग्रीगेट टाइप बॉडी प्लान कौन से फाइलम में देखने को मिलेगी बेटा? पोरीफेरा में। क्यों? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होती है। तो एक चीज बताओ, क्या पोरीफेरा के मेंबर डाइजेशन नहीं करते? बोलो। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है तो क्या डाइजेशन नहीं करेंगे? करेंगे तो किसके हेल्प से करेंगे? जनरल बॉडी सरफेस से करेंगे। बॉडी के किसी भी पार्ट से डाइजेशन हो जाए, इसी को क्या नाम देते हो आप? जनरल बॉडी सरफेस। क्लियर? आ जाओ, उसके बाद सेल एग्रीगेट टाइप के बाद दूसरा जो ब्लाइंड बॉडी प्लान आता है बेटा, वो आता है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। चलो, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होगी इनके अंदर? बोलो यार। इनकंप्लीट होगी। और इनकंप्लीट का मतलब सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगी बेटा। राइट? सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगी, जो कैसा बिहेव करेगी बेटा? माउथ एंड एनस दोनों की तरफ बिहेव करेगी। ऐसे समझो, ये हमने एक एनिमल्स बनाया बेटा। राइट? अब ध्यान से देखो, इसमें कितनी ओपनिंग आपको नजर आ रही हैं? एक ओपनिंग नजर आ रही है। यही ओपनिंग हमारे किसके तरह काम करेगी बेटा? माउथ की तरह भी काम करेगी। और यही ओपनिंग किसकी तरह काम करेगी? एनस की तरह काम करेगी। इसी को नाम देते हो बेटा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम होगी, लेकिन कैसी होगी? इनकंप्लीट होगी। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। बोलो, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहां तक देखने को मिलता है बेटा? कोई बताना चाहेगा? बोलो। सिलेंट्रेटा में देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा भाई। सिलेंट्रेटा से लेकर प्लेटिहेल्मिन्थेस तक के जितने भी मेंबर होते हैं, सब जगह पे क्या देखने को मिलता है? बोलो। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देखने को मिलता है। प्लेटिहेल्मिन्थेस तक देखने को मिला। गेस करके देखो, अगर हमारे में ये कैरेक्टर होता तो अजीब मजा आता। यहीं से खा रहे हैं, यहीं से निकाल रहे हैं, पता चला कमोड़ में मुंह ऐसे करके बैठे हुए हैं।
कितना अजीब होता ना। इसमें क्या अजीब होता है बे, सबके लिए होता। फिर मुंह से निकालते नहीं हो कभी, वॉमिटिंग करते हो तो क्या मर जाते हो वॉमिटिंग करने के बाद, फिर भी बर्दाश्त करते हो ना जिंदगी। तो अगर यहां से कर रहे होते तो सब करते। क्या कहते हो, सब कुछ ऑड ना होता बेटा, ऐसे समझो, तो कुछ ऑड थोड़ी नहीं लगता। अब जैसे समझो आज हमारी कहानी है कि ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा एनल कैनाल होता है उस पर स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। एक होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर, पढ़े हो ना। इंटरनल स्फिंक्टर इनवॉलेंट्री होता है, एक्सटर्नल कैसा होता है, वॉलेंट्री। हमारे कंट्रोल में होता है तभी तो हम कंट्रोल कर लेते हैं ना, तुरंत तो ऐसा नहीं प्रेशर बना वहीं पे पैंट गीला कर देते हो, ऐसा नहीं होता। अब हम बाथरूम तक जा सकते हैं। कुछ कुछ लोग तो हरामी टाइप के होते हैं, 3-3 4-4 घंटे तक माहौल बना के रोक के रखते हैं, है ना। और अगर मान लो एक्सटर्नल भी इनवॉलेंट्री होता तो क्लास में बैठे हुए बह रहा है सब कुछ, उसमें बच्चे कहते सर 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 सर, सर देखो कोई बात नहीं है, तब सब लोग वही पहन के आते, मम्मी पोको पैंट्स, भाई लीकेज से बचाए, अच्छी निन्नी लाए। सही बात है कि नहीं। हाँ हाँ बोलो। अरे ऐसे नहीं बोलते, ये तो चीटिंग हो गई बेटा। हाँ सेगमेंटेशन हमारे अंदर किसकी बात करो, कार्डिएट्स में किसकी बात, हाँ अपने कौन से, अपने अंदर बताएं, ह्यूमन में, ह्यूमन में बताना है किस में बताना है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन एक तो तुम ह्यूमन ही ले सकते हो बेटा, ह्यूमन में भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। जैसे ह्यूमन को ले लो, हेड है, थोरेक्स है, थोरेक्स के बाद एब्डोमेन है, उसके बाद लोअर सेगमेंट है हमारा। क्लियर। अब आ जाओ बेटा फोरलिम्स की बात करो, सेगमेंट नहीं है तो ये कौन सी बोन है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजेस, ये सब क्या है बेटा, सेगमेंट ही तो है। अरे सीरियल लिपिडेशन प्रेजेंट है बेटा, हेड से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ और एब्डोमेन तक गया, थोरेक्स से होके गुजरा है कि नहीं गुजरा है, सीरियल लिपिडेशन हुआ। क्यों, हेमिकॉर्डेट नहीं, हेमिकॉर्डेटा की जो बॉडी होती है वो नॉन सेगमेंटेड होती है। क्लियर। देखो बातों के साथ साथ एक्सप्रेशन पे भी ध्यान देना बड़ा आसान हो जाता है समझना। क्या कहते हो, तुम अभी नए आए हो बेटा, टेंशन ना लो, तुमको अभी कुछ दिन में समझ में आ जाएगा, मास्टर है तो बहुत बड़ा कमीना है। ये कह रहा है आप तो जिस दिन दर्शन दिए तो मैं उसी दिन समझ गया था। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, अब समझ गए, मुबारक हो। चल भाई नेक्स्ट आता है अपना ब्लाइंड सेक के बाद ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। चलो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब क्या होगा बेटा, जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होगी, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, इसी को आप क्या नाम दोगे, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान नाम देंगे। अब ध्यान से देखो, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका मतलब सेपरेट ओपनिंग प्रेजेंट होगी बेटा। एक ओपनिंग होगी किसकी, माउथ की, और दूसरी ओपनिंग किसकी होगी, एनस की। ये लो एक ट्यूब, उस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब, इसी को नाम देते हो बेटा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। हमारी बॉडी की पूरी वॉल एक कैसा स्ट्रक्चर है बेटा,
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसी को क्या नाम देते हो? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान नाम देते हैं, या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नाम देते हैं। क्लियर? अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया तो एक चीज बताओ, हमारे अंदर सेपरेट ओपनिंग होती है ना, एक होती है कौन सी ओपनिंग? माउथ की ओपनिंग, और एक कौन सी होती है? एनस की ओपनिंग। और ऐसा कहां देखने को मिलता है बेटा? बोलो फटाफट। एस्केलमेंथीस से लेकर कॉर्डेटा तक के जितने भी मेंबर होते हैं, सब में कैसा देखने को मिलता है बेटा? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलता है। क्लियर है ये बात? चल भाई, बॉडी प्लान कंप्लीट। आ जाओ, नेक्स्ट आता है अब हमारा सर्कुलेशन। अब देखो, मुझे यहां सर्कुलेशन अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरा का पूरा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ के आए हो। इसकी डिफिनेशन बताने की अलग से जरूरत नहीं है ना। बोलो यार, पढ़ के आए हो ना? रुक जाओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। पहला लिखा हमने ओपन टाइप सर्कुलेशन। बोलो क्या होता है? बोलो अब, ओपन टाइप सर्कुलेशन क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? अच्छा, डिफिनेशन हम नहीं पूछ रहे हैं, एग्जाम्पल तो बता सकते हो कि सर ओपन टाइप सर्कुलेशन कहां कहां प्रेजेंट होगा है? किसके अंदर? किसके अंदर फंस गई ये? किसके अंदर? कॉकरोच के अंदर, बाकी और किसी में नहीं। सर ऐसे नहीं करते, सच में तुम लोग नहीं पढ़ के आए हो। दो शर्त हो सकती है, या तो पढ़ाया ना गया हो, या तो तुम पढ़े ना हो। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, फर्स्ट या सेकंड? तुम पढ़ के नहीं आए हो, क्या कहते हो? क्या? अरे हम डिफिनेशन नहीं पूछ रहे देवी जी। डिफिनेशन क्या करोगे जान के यार? एग्जाम में तुमसे डिफिनेशन थोड़ी पूछेगा, ये तो हम भी जानते हैं बेटा। ब्लड इज पंप्ड आउट बाय हार्ट थ्रू इन द डायरेक्ट वे, हमारी स्पंजोसेल कैविटी में जाएगी, हम भी जानते हैं। यही तो लिखती है एनसीईआरटी में, लिखती है ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेटेड थ्रू द ओपन टाइप सेल एंड टिश्यू डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। यही तो लिखती है ना। कुछ लोग एनसीईआरटी में छाप रहे। रुको, जो हम बता रहे हैं मास्टर, रुको तो सही। बोलो, ओपन टाइप सर्कुलेशन कहां कहां होता है? आर्थ्रोपोडा और प्लेटी प्लेटियलमेंथीज बोल दिया बच्ची ने। बोलो अब, पोरीफेरा में कैसा सर्कुलेशन? नहीं होता, बहुत दुष्ट बच्चे हैं। एस्केलमेंथीज में देख क्या? नहीं नहीं, किसी में तो आ किया करो यार। पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम कहां आया? छोड़ो दुनियादारी। आर्थ्रोपोडा में कुछ भी सही बता रही हो? कैसा, ओपन टाइप या क्लोज टाइप? चलो, पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम आया था हमारे एनेलिडा में, क्योंकि पहली बार हार्ट का डेवलपमेंट भी एनेलिडा में हुआ था। लेकिन वहां कैसा आया था बेटा? क्लोज टाइप सर्कुलेशन आया था। लेकिन ओपन टाइप सर्कुलेशन का मतलब हमारी एनसीईआरटी लिखती है बेटा, ब्लड इज पंप्ड आउट बाय हार्ट एंड सेल एंड टिश्यू डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। ये सब आप सर्कुलेशन में पढ़ के आए हो। और कहां देखने को मिलता है बेटा ओपन टाइप सर्कुलेशन? ये लो, आर्थ्रोपोडा से लेकर, ये लो, आर्थ्रोपोडा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक के जितने भी मेंबर होंगे, सब में कैसा सर्कुलेशन होगा बेटा? ओपन टाइप सर्कुलेशन। और आपने पढ़ा होगा कार्डेटा का एक सब फाइलम भी होता है, जिसको क्या नाम देते हो? यूरोकॉर्डेटा। नाम सुने हो? बोलो यार, ये कॉर्डेटा का मेंबर होता है। इसके अंदर भी कैसा सर्कुलेशन होता है? ओपन टाइप सर्कुलेशन। अब इसके अलावा एनेलिडा और कार्डेटा में, यूरोकार्डेटा को छोड़कर जितने भी लोग होते हैं, सब में कैसा सर्कुलेशन होता है? क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है। फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम कहां आया था बेटा? एनेलिडा में। तो ये लो बेटा, ओपन टाइप के बाद कैसा सर्कुलेशन आएगा? अब
क्लोज टाइप सर्कुलेशन। क्लोज टाइप सर्कुलेशन क्या होती है बेटा, हमारी एनसीईआरटी लिखती है ब्लड इज पम्प्ड आउट बाय हार्ट थ्रू अ वायरिंग डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। वायरिंग डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स का मतलब याद करो, आर्टरी की ल्यूमेन कैसी थी, नैरो थी। वेन्स की ल्यूमेन कैसी थी बेटा, वाइड थी, जबकि कैपिलरी में ल्यूमेन थी ही नहीं। कैपिलरी की वॉल कैसी थी, परफोरेटेड थी। याद आ रहा है? तो यहां पे जब क्लोज टाइप सर्कुलेशन की बात करोगे, किसके किसके अंदर होगा बेटा, एनेलिडा में होगा या नहीं होगा, होगा। और किसके अंदर होगा बेटा, सिफेलोपोड्स ऑफ मोलस्क। आ जाओ, ये सिफेलोपोड्स ऑफ मोलस्क क्या होते हैं, इसके बारे में जब अपन मोलस्का पढ़ेंगे वहां जाएंगे। मोलस्का में एक क्लास था, हालांकि हमारे सिलेबस में बचा नहीं है, बस इसमें 3 मेंबर आएंगे, उसको आपको याद रखना है। सिफेलोपोड्स ऑफ मोलस्क में कौन कौन आता है बेटा, एक आता है हमारा सीपिया, एक आता है लोलिगो, और एक होता है ऑक्टोपस। ये 3 ऐसे मेंबर होते हैं मोलस्का के जिनके अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेशन, बाकी सारे के सारे मोलस्का में ओपन टाइप सर्कुलेशन होते हैं बेटा। एनेलिडा, सिफेलोपोड्स ऑफ मोलस्क एंड कॉर्डेटा, इन सभी में कैसा सर्कुलेशन होता है बेटा, क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है। लेकिन कार्डेटा में भी एक एक्सेप्शन होता है, कौन होता है, यूरोकार्डेटा। इसमें कैसा सर्कुलेशन होगा, ओपन टाइप सर्कुलेशन होगा। क्लियर है ये बात? चल भाई, इसके बाद आता है हमारा नोटोकार्ड। चलो आ जाओ, नोटोकार्ड क्या होता है इसके बारे में समझते हैं बेटा। देखो, नोटोकार्ड प्रेजेंस है या अब्सेंस है, इस बेसिस पर एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से ग्रुप बने थे बेटा, एक बने थे हमारे नॉन कार्डेट्स। नॉन कार्डेट्स का मतलब नोटोकार्ड प्रेजेंट है एब्सेंट, बोलो यार, एब्सेंट। जिनके अंदर नोटोकार्ड एब्सेंट वो कौन होंगे, नॉन कार्डेट्स होंगे। और जिनके अंदर नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा वो कैसे होंगे बेटा, कार्डेट्स होंगे। आ जाओ समझते हैं। और नोटोकार्ड एब्सेंट नॉन कार्डेट कहां से कहां तक बता सकते हो क्या, पोरीफेरा से लेकर इकाइनो डर्मेटा तक। और फिर आते हैं हमारे कार्डेट्स, जिनके अंदर क्या होगा बेटा, नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा। उन्हीं को क्या नाम दोगे आप, कार्डेट्स। ध्यान से देखो, पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा सर कार्डेट्स आ गए, नोटोकार्ड प्रेजेंट। आप एक फाइलम भूल गए, हेमिकार्डेटा, वो कहां गए फिर, नॉन कार्डेट या कार्डेट। देखो, हेमिकार्डेटा को पहले रखा गया था फाइलम कार्डेटा में। क्लियर, फाइलम कार्डेटा में इसलिए उनके अंदर बेटा आधा कार्डेट जैसा कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, उनके अंदर स्टोमोकार्ड प्रेजेंट होता है कॉलर रीजन में, जो कि नोटोकार्ड का अर्ली स्टेज होता है, जब नोटोकार्ड का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता है। इसी को आप क्या नाम देते हो, स्टोमोकार्ड नाम देते हैं। क्लियर है ये बात? चलो, एक पॉइंट और आता है, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, नीट में कभी नहीं पूछा जाएगा, फिर भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है ऊटपटांग की चीजों में। एक होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना, ये सिर्फ ज्ञान की बातें हैं, नीट आपसे नहीं पूछेगी, लेकिन फिर भी आप जानते रहो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको खूब मिलेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, 2 टाइप के एनिमल होते हैं बेटा, एक होते हैं प्रोटोस्टोमिएट। प्रोटोस्टोमिएट का मतलब समझते हो क्या, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो, जिनके अंदर पहले क्या बन जाए, माउथ बने, राइट, इसी को क्या नाम देते हो आप, प्रोटोस्टोमिएट नाम देते हैं। और ऐसा किसके अंदर कैरेक्टर प्रेजेंट होता है बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कहां तक बेटा, मोलस्का तक के जितने भी मेंबर होते हैं सब कैसे होते हैं हमारे, प्रोटोस्टोमिएट। यानी जब एम्ब्रियो बनना शुरू होगा पहले क्या बनेगा, माउथ बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, एनस बनेगा। इसी को नाम देते हैं प्रोटोस्टोमिएट। एक होते हैं बेटा हमारे ड्यूट्रोस्टोमिएट।
ये लो ड्यूटेरोस्टोमिएट। ड्यूटेरोस्टोमिएट का मतलब क्या होगा बेटा? बस इनके अंदर पहले क्या बनेगा? एनएस बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा? माउथ बनेगा। इसी को क्या नाम देते हो आप? ड्यूटेरोस्टोमिएट। जिनके अंदर पहले माउथ बने बाद में एनस, उसको प्रोटोस्टोमिएट, और जिनके अंदर पहले एनस बने बाद में माउथ बने, उसको क्या नाम दोगे? ड्यूटेरोस्टोमिएट। ड्यूटेरोस्टोमिएट कहां से कहां तक बेटा? मोलस्का के बाद कौन आता है हमारा? इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा से लेकर कार्डेटा तक के जितने भी मेंबर होंगे बेटा, सब में पहले क्या बनेगा? एनस बनेगा, बाद में क्या बनेगा? माउथ बनेगा। इसी को नाम देते हो आप ड्यूटेरोस्टोमिएट। हमारे अंदर जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम का पहले एनस बनता है, माउथ बाद में बनता है। क्लियर? चलो फाइनली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारी पूरी तरह से फिनिश होती है। क्लियर? चलो अभी आपका कुछ देर का ब्रेक रखते हैं, इसके बाद